आभार आप सबका और कि मुझे सुनने का अवसर दिया आप सबने, हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए और जो हमारे यहाँ के शोध छात्र। मैं तो बहुत उत्साही हो गया हूँ, इतना अच्छा इन्होंने पढ़ा है और इतना अच्छा इनका कॉन्सेप्ट है कि मैं दिल से कह रहा हूँ कि मैंने सीखा कि कैसे करना चाहिए। तो मैं अब थोड़ा सा महाविहार का जो भविष्य है अपने विश्वविद्यालय का, वो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा देख रहा हूँ। यह मैं आश्वस्ति के साथ कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली आज समय भाषण का नहीं है, बट एक संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में कि जो जितना भी कॉन्सेप्ट इन लोगों ने ला के प्रस्तुत किया है, वो कॉन्सेप्ट मिला करके रिसर्च मेथोडोलॉजी बन जाता है टोटल। अगर सबको ले लिया जाए और सबने एक दूसरे को जो दिया है और एक दूसरे से लिया है, वो मुझे लगता है कि यही एक आवाजाही की प्रक्रिया है, एक दूसरे को समझने और विचारों के बीच आवश्यक रूप से प्रवेश करने का ढंग। दो बातें मैं ज़रूर करूँगा। नंबर एक, आप जब भी कोई प्रस्तुति देने जाएं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल आप कंफर्ट फील करें, अच्छा फील करें, अपने परिवार का फील करें। जब भीष्म जी जैसे और सारे आप मित्र लोग हैं तो महसूस करें कि परिवार में, और जैसे हम अपनी चाची से, ताई से, मौसी से, भाई से, मामा के बेटे से, बुआ के बेटे से, अपने भाई से, बहन से बात करते हैं, वैसे फील करें कि आप कहीं अलग नहीं। दूसरी बात यह कि यह आपके प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी है, आपकी एक ट्रेनिंग हो रही है। मतलब आप इसको गंभीरता से लें, इतना भी गंभीरता से न लें कि अपने को गंभीर बना कर लें और आपकी जबान ऐसी लड़खड़ा जाए कि आप परेशान हो जाएं, आप पसीना छूट जाए। नहीं, आप ये मानिए कि आप सहज हैं। सहजता का अभ्यास घर में किया जा सकता है, बोलने का। शीशा, अब हमको तो अपना उदाहरण दे रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो हमारे एक बाबा थे, अध्यापक थे, तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं बोलने जाते हो तो डरने की बात नहीं है, ये समझो कि सामने बैठे लोग टीले हैं, धुएं हैं और पेड़ बैठे हुए हैं, वृक्ष हैं तुम्हारे सामने। इस तरह से मानो कि वृक्ष के सामने तुम वार्तालाप कर रहे हो, जैसे गांव में पेड़ पौधे से बतकही करते हैं, वैसे कर रहे हो। एक बात। दूसरी बात यह कि भाषा को बार बार आप शीशे के सामने खड़ा होकर के अपने मुख मुद्रा का निरीक्षण करिए। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा सा आपको एक सुझाव दे रहा हूँ। इसको आप चाहें तो मान सकते हैं, चाहें तो नहीं भी मान सकते हैं। घर में जो आपके शीशा है, उस शीशे के सामने खड़ा होइए, बैठिए और आप जैसे बोलते हैं अपनी मुद्राओं को देखिए, कैसे उंगली उठाते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे आंखें उठाते हैं। ये सब अपना प्रशिक्षण आप खुद भी कर सकते हैं, आप निरीक्षण के द्वारा। दूसरा कि जो शब्द आपको फोकस करना है आपको बोलने में, उस शब्द पर विशेष बल दीजिए। जिस शब्द को फोकस नहीं करना, उसको चलताऊ बोलते चली जाइए। जैसे आप कोई भी लेख लिखते हैं तो कुछ अंडरलाइन भी करते हैं, वो अंडरलाइन विशेष बात है। तो आप दोनों को बराबर नहीं कर सकते, जो आप विशेष बोलना चाहते हैं और जो सामान्य बोलना चाहते हैं। चौथा मेरा सुझाव होगा, बोलने से पहले आप उस बोलने वाले तथ्य को समझिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप खुद ही नहीं समझेंगे तथ्य को, तो दूसरे को तथ्य कैसे समझाएंगे। पांचवा सुझाव, जो कंडियम है, किताबें हमारे पास हैं, ये जानिए कि 2021 के 10 मार्च के पहले 9 मार्च तक क्या नई चीज़ आपके विषय पर आ चुकी थी। लेटेस्ट एकदम नवीनतम जानकारी अर्जित करिए, कोशिश कीजिए। कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं। दूसरी बात कि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए, तो बहुत कठिन शब्दों का, जटिल शब्दों का और व्यवहारिक शब्दों का, खुद को परेशान करने वाले शब्दों का बिल्कुल उपयोग न करें। जैसे अगर आपको लगता है कि मैं धरती बोल सकता हूँ, तो आप धरित्री मत लिखिए, उसके लिए धरती लिखिए। आप आदमी लिख सकते हैं तो मनुष्य मत लिखिए। जो आपको कंफर्ट जोन में ले जाए वह बोलिए। लेकिन एक शिक्षक के नाते मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भाषा के सरलीकरण में चले जाएं। भाषा का सरलीकरण क्या होता है कि कुछ 2-4 शब्द रट लीजिए, उसी को जीवन भर चलते रहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। भाषा भी सीखने की प्रक्रिया को सिखाती है। अगर आप बौद्ध दर्शन के या बौद्ध साहित्य के या फिलॉसफी के या हिंदी के या अंग्रेज़ी की जानकारी रखना चाहते हैं, तो नए नए पक्षों को, नए नए विचारों को, नए नए आइडिया को और नई नई भाषा को सीखना ज़रूरी है।
क्योंकि भाषा बताएगी कि आप कितनी गहराई में जाते हैं, केवल विचार नहीं। विचार, मैं समझाता हूँ कि विचार और भाषा में क्या क्या संबंध है। आप मान लीजिए कि बहुत अच्छा कपड़ा खरीदिए, आपने कपड़ा खरीदा 2000 रुपये मीटर का, और नालंदा के ऐसे टेलर के पास ले गए जो सूट को बिगाड़ के रखे। क्या? तो किसी भी वस्तु की निर्मिति, उसकी प्रस्तुति, उसका विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वस्तु की गुणवत्ता। जैसे एक टीचर बहुत विद्वान हो सकता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता तब सिद्ध होगी जब वो कक्षा में विद्यार्थियों के दिल में उतर जाए और उसको लेटेस्ट नॉलेज दे अपने थीम के। हो सकता है कि वो टीचर बहुत बड़ा कवि हो सकता है कि वो टीचर बहुत बड़ा फिलासफर हो सकता है कि वो टीचर बहुत बड़ा इतिहासकार हो, लेकिन उसकी गुणवत्ता कक्षा में भी सिद्ध होनी चाहिए, क्योंकि उसने पेशा शिक्षक का ही चुना है। तो उसकी सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो किसी स्टूडेंट के सामने अपनी बात को स्थापित करने, प्रस्तुत करने और उसको सिखा देने की होती है। उसी तरीके से जब आप कोई प्रस्तुति देने जा रहे हैं तो उसमें भाषा और तथ्यों का अद्भुत सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा सामंजस्य हो जैसे कोई फूल और सुगंध रहित हो जाए तो फूल का अर्थ नहीं, उसमें सुगंध आपकी भाषा भरेगी और फूल की जो चमक है वो आपके विचार भरेगी। तो विचारों और प्रस्तुति दोनों का कलात्मक मेल आपको सुंदर और अग्रगामी बनाएगा। अब लास्ट बात का है कि चूँकि विवेक जी को मैं संबोधित करके कुछ कहना चाहूँगा। इन्होंने अच्छा विषय तो चुना था, क्योंकि हमारे सारे छात्रों ने बहुत ही गुणवान तरीके से, जैसा मैंने शुरू में कहा कि मैं बहुत आज आश्वस्त हो गया कि मुझे अब लगा कि मैं दिल्ली 27 साल रह के आया हूँ, तो मुझे अब अच्छा लग रहा है कि मैं ठीक जगह पहुँच गया। नहीं तो मुझे थोड़ी शंका थी कि मैं थोड़ा सा शंका होती थी मुझे, लेकिन अब नई पीढ़ी देख करके लगता, बल्कि मैं तो अब इतना उत्साहित हो गया हूँ कि एक दिन सारे ही रिसर्च के विद्यार्थियों को साहित्य कैसे लिखें और कविता कैसे लिखें, मैं एक दिन उसका प्रशिक्षण आज सबसे कविताएं और साहित्य लिखवा के मैं उसको एडिट करूँ। बिल्कुल सर। और ऐसा हम कोशिश करेंगे। ऑनलाइन के भी जो विद्यार्थी उनको भी संबोधित कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको अगर हम साहित्य का प्रशिक्षण देंगे तो न केवल उनकी फिलॉसफी, हिस्ट्री, बौद्ध दर्शन, अपितु जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि हमारे जितने सब्जेक्ट यहाँ हैं महाविहार के, वो सभी भाषा से जुड़े हुए। उदाहरण के रूप में हिंदी है ही, पाली है ही, अंग्रेज़ी है, चाइनीज़ और जापानीज़ है, यहाँ तक कि जो बौद्ध अध्ययन है वो भी पाली का ही एक अंश है। हिस्ट्री जो है वो भी संस्कृत, पाली और हिंदी का ही अंश है। तो संयोग से हमारे जितने विषय यहाँ रखे गए हैं वह सब भाषाओं के उपक्रम हैं। तो मेरे मन में एक दिन आया, एक दिन 5-7 दिन पहले, कि क्यों ना हमारे जो शोध छात्र हैं सबको बिठाया जाए, एक दिन उनको अच्छे से खिलाए पिलाए भी जाए और बाकायदा जो है एक अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए। मैं अनुमति लूँगा और सबसे बात करूँगा कि क्यों ना उनको साहित्य लिखने के लिए, जिसमें कविता भी होगा, गद्य लेखन भी होगा, जो मुझे थोड़ा बहुत संज्ञान है मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों को मैं एक आश्वासन देता हूँ और आप सबकी सहमति लूँगा। और अंतिम बात चूँकि अब हमारे विवेक जी का है, उनको उत्साहित करते हुए, और आप सबको वो बहुत लाभकारी बिंदु होगा जो इन्होंने प्रस्तुत किया है, चूँकि उसको एलॉबरेट करना मेरा फर्ज है। सिर्फ 2 मिनट के समय में ख़त्म करूँगा। इनका विषय था अंतर अनुशासनिक, इंटरडिसिप्लिनरी जो रिसर्च है वो क्या है। एक्चुअली जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है वही आज का असली रिसर्च है। इस समय कोई भी रिसर्च दुनिया में चाहे किसी विषय का हो, अगर उसमें अंतर विषयकता नहीं है, डिफरेंट सब्जेक्ट को नहीं लाते आप, तो उस विषय को रेलेवेंट माना ही नहीं जा रहा आजकल। वो माना जा रहा है कि आप जंगल में बैठ के कोई काम कर रहे हैं। लेकिन समाजों में अगर आप हैं, सोसाइटी में हैं, तो डिफरेंट आइडियाज़ को लाना, उनसे जूझना, उनसे संगठित होना, ये आपका काम है। अंतर विषयक यानी पहले अंतर अनुशासनिक वो एक ऐसा कठिन प्रत्यय है जिसको मैं सरल बता देना चाहता हूँ। अंतर अनुशासनिक से लगता है जैसे अनुशासन डिसिप्लिन को लाद रहा हो। यहाँ डिसिप्लिन का अर्थ डिसिप्लिन नहीं है कि मास्टर साहब ने स्टूडेंट को कहा कि डिसिप्लिन में रहो। यहाँ डिसिप्लिन का अर्थ है सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट को लाते हैं आप, कौन सी धाराओं को लाते हैं, कौन से ज्ञान की प्रक्रियाओं को आप लाते हैं, उसको इंटरडिसिप्लिन मतलब अलग अलग विषयों का एक साथ अध्ययन। उदाहरण के रूप में
इस समय रेणु की जयंती चल रही है। फणीश्वर नाथ रेणु जो बहुत बड़े लेखक हैं और बिहार के पूर्णिया यानी अररिया ज़िले के औराही हिंगना गांव के पैदा हुए। उनका मैला आंचल, उनकी पति परिकथा, उनकी लिखी कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये सब बड़े काम हैं जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी जो फिल्म है तीसरी कसम, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो भारत का जिसको अनुप्राणित न करती हो। कुछ गीत उसके हैं, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना, पान खाए सैया हमार, हाय हाय मरमत। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो प्रेरित करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अंतर विषयकता कहाँ है। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़िए 1950 के बाद की, तो सोशियोलॉजी की एमए के क्लास में सोशियोलॉजी उतनी स्पष्ट नहीं होगी जितनी मैला आंचल, तीसरी कथम और परती परिकथा पढ़ के होगी। आपको पता चलेगा कि जातियों की राजनीति क्या है, आपको पता चलेगा कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति क्या है, आपको पता चलेगा कि पार्टियों की राजनीति क्या है, आपको पता चलेगा कि भाषाओं की राजनीति क्या है, आपको पता चलेगा कि सत्ता का विमर्श क्या होता है, आपको ये पता चलेगा कि साहित्य को कैसे हाशिए पर किया जा रहा है, साहित्य कैसे दबंग लोगों के द्वारा पीछे ढकेला जा रहा है। ये सब आपको एक जगह रेणु के साहित्य में मिलेगा। क्या रेणु का साहित्य समाज शास्त्र के लिए सबसे अच्छी प्रयोगशाला नहीं है? क्या आप मैला आचरण पढ़ करके भारतीय समाज को अच्छे तरीके से प्रश्नांकित नहीं कर सकते? ये होता है अंतर विषय का अध्ययन। यानी यह भी बल्कि शुरू किया जाना सकता है। सिर्फ 2 शब्द शेयर करना चाहूँगा आपको। अगर आप कामायनी का अध्ययन कर रहे हैं, कामायनी यानी जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य, लेकिन कामायनी को समझने के लिए जो उसका रिदम है, जो उसकी लय है, अगर आप कथक पे उसको प्रस्तुत कराते हैं एकदम समझ में आने लगे। एक रिदमिक अप्रोच बनता चला जाता है। यह लयात्मकता क्यों आती है? क्यों करीब आप साहित्य के होते चले जाते हैं? क्या बात है कि वही भाषा जो केवल शब्दों में थी वह हृदय में उतर जाती है। कोई साहित्य अगर शब्द तक ही सीमित है तो वह उसकी सीमा है, लेकिन जब आपके हृदय में प्रवेश करे तो वह साहित्य वास्तविक उपस्थिति को दर्ज होता है। इसीलिए आज तक किसी भी साहित्य की सांगीतिक अमूमन प्रस्तुति कक्षाओं में नहीं हुई। अभी तक हमने कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं बनाया भारत में। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्व जी कि भारत में ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है जो कलाओं को यानी साहित्य को कलाओं से जोड़ दे। अमूमन कोशिशें हो रही हैं लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यही कारण है रोहित जी कि हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए कथक की प्रस्तुति हुई या किसी ने पेंटिंग लगाई, तो पेंटिंग की समीक्षा अच्छी अखबारों में नहीं छपती। अगर मान लीजिए पंडित बिरजू महाराज ने कहीं डांस किया, नाचा, तो एक अखबार वाला क्या लिखता है समीक्षक, बहुत अच्छा नाचे, झूम के नाचे, इतना नाचे कि दर्शक भी नाचे। लेकिन वो ये नहीं बता पाया कि किस तरह से नाचे। क्यों नहीं? क्योंकि उसको संगीत की समीक्षा का ज्ञान नहीं। क्योंकि जो संगीत करने वाला है वो भाषा में नहीं गया और भाषा लिखने वाला संगीत में नहीं गया। इसको कहते हैं अंतर विषय का अध्ययन। एक दूसरे के करीब जाना, दूसरे की तमीज़ को समझना, इसकी बहुत ज़रूरत है आज के हमारे भारतीय पाठ्यक्रम में। अमेरिका में कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं, जैसे वहाँ पे एक सिनेमा स्टडीज़ एक पाठ्यक्रम है अमेरिका की, एमए और एमफिल और जो वहाँ के पाठ्यक्रमों में। तो वो सिनेमा स्टडीज़ के 2 तरह के पाठ्यक्रम। एक पाठ्यक्रम वो है जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा कि सिनेमा में एक्टिंग कैसे करें और इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक डिफरेंट पाठ्यक्रम है, वो अमेरिका में ही संभव है, कि वो केवल हिस्ट्री नहीं बताते कि सिनेमा की हिस्ट्री क्या है, बल्कि वो ये बताते हैं कि पटकथा लेखन कैसे करें, कौन सा पटकथा लेखन अच्छा है, किस गीत में, सिनेमा के किस गीत में क्या ऐसी बात कही गई है जो बहुत पोएटिक बनाती है। अब हमारे यहाँ शैलेंद्र सिनेमा के ऐसे गीतकार हुए हैं, शैलेंद्र, जिनका कोई सिनेमा का गीत किसी साहित्य कृति से कम नहीं। साहिर लुधियानवी, कैफी आज़मी, ये सारे के सारे ऐसे गीतकार हुए हैं जो प्रगतिशील भी हैं, दलित और वंचित के पक्ष में भी खड़े रहते हैं और समाज को आगे भी बढ़ाते हैं। आप सबको जानकर यह बहुत गंभीर लगेगा कि शैलेंद्र जी बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए, एक वंचित परिवार में पैदा हुए, अछूत परिवार में पैदा हुए, लेकिन समाज नहीं रोक पाया उनको। समाज ने उनको सर्वोच्च जगह दी। हमारे सिनेमा के समाज ने उन्होंने काम क्या किया,
साहित्य का बहुत गहराई से अध्ययन किया और सिनेमा की ज़रूरत के मुताबिक, जो देखिए सिनेमा एक विजुअल मीडियम है, केवल भाषा की कल्पनात्मकता से काम नहीं चलेगा, विजुअलिटी, दृश्यात्मकता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब दृश्यात्मकता को लक्षित करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। वैसी लैंग्वेज शैलेंद्र ने दी। और हिंदी तो क्या, मैं भोजपुरी के गीतों को आपको बताऊं। जैसे एक गीत उनका बहुत ही खूबसूरत मुझे हमेशा लगता है, हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़े हो, सैया से कर द मिलनवा आयरा। पूरा गीत सुनिएगा, यूट्यूब पे और हर जगह मौजूद है। मैंने 5 से 7 हज़ार शब्दों में इस पूरी फिल्म की समीक्षा की, क्रिटिक किया उसका, पढ़िएगा। फेसबुक पर भी मेरे हैं और जगहों पर भी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये मीडियम्स ऐसे हैं जहाँ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की नितांत और गंभीर ज़रूरत है। दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे यहाँ जो सिनेमा स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, जो हमारे यहाँ फिलासफी के भी जो विभाग हैं, अब देखिए कामायनी में सबसे अच्छा दर्शन है, छुपा हुआ है, ऊपर तम था नीचे, बताइए बोलो, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन, कहो उसे जड़ या चेतन, उसे जड़ कहें कि चेतन कहें। कितने सुंदर शब्दों में जड़ और चेतन की गंभीर व्याख्या एक कवि कर रहा है। ये जो ज़रूरत है दर्शन की और साहित्य को इकट्ठा होने की, इसलिए इसको आप लोग लक्षित करें। विषय आप अपना कुछ भी चयनित करें पीएचडी में, लेकिन मन ये बनाएं कि अंतर विषयक काम करना है, और वही काम आपको इतना आगे ले जाएगा कि आपको एक कंप्लीट रिसर्चर के रूप में इस्टेब्लिश करेगा। इतनी सी बात आपसे, बहुत बहुत आभार। और भी समय देता, लेकिन चूंकि माननीय महोदय कॉल कर रहे हैं तो मैं अपनी भाषा मगैया में बोलिए, तो पता नहीं कि कितनी विद्वता आ जाएगी आपको, एक एक चीज को आप समझिए। Who is the best presenter today? Everyone was good. Everyone was good, huh? Yeah. All the scholars were very good. Very good. Yeah. Okay. Good job. I'm so happy for them. Okay. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Yeah, of course. Today, our class is out of time. Now it's 5:15 or 5 something. Kante Zuana is go out. I don't know where is him. We will talk about the comment on like a presentation, but we not yet present. We need to comment